नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका न्यू उत्कर्ष इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तारे का आखिर निर्माण होता कैसे। हम लोग आसमान में देखते हैं तारे हैं, सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य का निर्माण या कहें तारों का निर्माण होता कैसे है। तो इन सभी बातों को आज हम बताने की कोशिश करेंगे और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे कई प्रश्न उलझते रहते हैं कि आखिर तारों का निर्माण होता कैसे और तारे का आखिर अंत कैसे होगा। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। कब आखिर सुपरनोवा विस्फोट वगैरह, कैसे ब्लैक होल बन जाता है तारा, इन सभी बातों को हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में भी आएंगी। तो मैं शुरू करूँगा तारे का निर्माण। आखिर तारे का निर्माण होता कैसे है। दरअसल मैंने बताया था कि हमारी जो आकाशगंगा है वो 3 पार्ट में भुजाएं, मतलब 3 भुजाएं हैं उसमें। तो देखिए, जैसे ये मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से शेप में है, 3 भुजाएं हैं। जो ये तीसरी भुजा है, यहाँ पे क्या होता है, नए तारों का निर्माण होता है। हमारे तीसरी भुजा है उसमें शुरुआत में क्या होता है, नए तारों का निर्माण होता है और ये आगे बढ़ जाते हैं तारे, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे फिर नए तारे बनते चले जाते हैं। ये तीसरे चरण में होता है। कह रहे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है जो तीसरे चरण में तारों का निर्माण आखिर हो कैसे रहा है, इसके बारे में हमें देखना है कि जो तीसरा चरण है उसमें तारे बन कैसे रहे। उन सभी बातों को हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिलते रहेंगे और कॉन्सेप्ट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं तारों का निर्माण। दरअसल हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा, लेकिन जब हाइड्रोजन का जो बादल होते हैं, जब हाइड्रोजन के बादल सघन हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हाइड्रोजन के बादल सघन होकर के एक पिंड का रूप बन जाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको तुरंत चीज़ें पता चल जाएंगी। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के बादल जब सघन होकर के एक मतलब उनका गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से काफ़ी बड़े, मतलब सघनता हो जाकर एक पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसकी कहानी को हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हाइड्रोजन के बादल हैं, मतलब कि क्या, हाइड्रोजन के बादल हैं। इसमें हाइड्रोजन है, थोड़ा बहुत हीलियम भी है। हाइड्रोजन के बादल को हम लोग बोलते हैं स्टालर नेबुला। स्टालर नेबुला क्या है, ये तारों के बनने का प्रथम चरण है, स्टालर नेबुला। तो हमें इसे देखना है। ये हाइड्रोजन के बादल जब सघन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, पास पास आने लगते हैं, तो एक पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आदि तारा, प्रोटोस्टार। हाइड्रोजन के बादल सघन होकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के बादल सघन होकर के बनाते हैं प्रोटोस्टार। तो हाइड्रोजन के बादलों को स्टालर नेबुला कहते हैं, प्रोटोस्टार बनाते हैं। फिर प्रोटोस्टार जब इतना ज़्यादा सघन हो जाता है तो जो हाइड्रोजन होता है, मतलब सीधी बात है, गुरुत्वाकर्षण जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा सघनता इसमें हो जाती है, तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो यहीं से क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और क्या बन जाता है, तारे का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टालर नेबुला से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार मतलब इसको आदि तारा ही कहते हैं। फिर इससे क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट, अपार ऊर्जा निकली। जब अपार ऊर्जा निकली तो इससे क्या हो गया, किसका निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ। तारे का निर्माण हमने पढ़ लिया। अब एक बात दिमाग में आती है कि जो हाइड्रोजन के बादल हैं ये सघन होते चले जा रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन के बादल पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, वो तारा बन गया। ये क्या हुआ, तारा बन गया। लेकिन जब हमने बताया तारा बन गया, तारे से और इसमें सिकुड़न नहीं आ रही है ये, क्योंकि जब अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गैसीय रूप में है तो इसको क्या हो जाना है, सिकुड़ जाना चाहिए, और ज़्यादा सिकुड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके बारे में भी देखना है कि आखिर तारा जो है काफ़ी ज़्यादा क्यों नहीं सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के काफ़ी छोटा पिंड में रूप बन जाना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो उसको खींचे दे रहा है गैस को, और ज़्यादा प्रेशर उसमें पड़ जाना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण हैं, हमें समझना है उन कारणों को कि कोई तारा बहुत ज़्यादा सिकुड़ क्यों नहीं जाता है। तो इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये तारा यहाँ तक इस अवस्था में आया, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर जो तारा इस अवस्था में आ गया, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन इसका हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा तो ये क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसमें से ऊर्जा निकली। जब इसमें से ऊर्जा निकलेगी तो सीधी बात है, इसका बढ़ना चाहिए, इसको और ऊर्जा निकलनी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन और गुरुत्वाकर्षण की वजह से घटना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है, एक तरफ बढ़ना चाहिए, एक तरफ घटना चाहिए। तो विरोधाभास की स्थिति होगी तो क्या होगा, मान लीजिए मैं इस पेन को इस तरफ खींच रहा हूँ, एक तरफ इस तरफ खींच रहा हूँ, एक तरफ इस तरफ खींच रहा हूँ, क्या होगा, पेन यहीं पे रुक जाएगा। वही कंडीशन इसमें बन जाती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने ये पेन लिया, इसको मैंने एक हाथ से इस तरफ खींचा,
एक हाथ से इस तरफ खींचा और दोनों में बराबर का फोर्स लगाएंगे तो पेन क्या होगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, बराबर पे वहीं पे रुका रहेगा। तो यही कंडीशन कुछ इसमें भी बनती है। जब ये तारा है, ये जो तारे का जो इसकी जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो इसमें शुरू हो रही है वो इसको बढ़ाती है, क्या करती है, इसको बड़ा करती है, मतलब तारे को बड़ा करने की कोशिश करती है, एनर्जी निकलती, तारा बड़ा होने लगता है। लेकिन जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या करता है, प्रेशर डालता है, तो ये ना तो बड़ा होता है ना तो घटता रहता है, एक तारे का रूप बना रहता है। इसीलिए इसको ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, उसने पे ही रहता है। तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और हमें ऊर्जा मिलती रहती है। एक कहानी आप सुने होंगे, लाइन है कि आसमान में लाखों तारे टिमटिम करते, मिटा अंधेरा कभी न सकते, लेकिन चंदा एक अकेला अंधकार को दूर ढकेला। ये आप कविता आप सुने ही होंगे, आप छोटे बच्चों ने पढ़ी होगी। तो इसमें सत्यता कितनी है इसको हम लोग परखते हैं। खैर कविता है, सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन आइए इसकी वास्तविकता को समझते हैं, आखिर ये कहती क्या है। लाखों तारे टिमटिम करते, मिटा अंधेरा कभी न सकते। तो ये बात अगर जो साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे। देखा, आपको देखते हैं आसमान में तारे हैं लेकिन अंधेरा तो मिटा नहीं सकते। लेकिन आप ये बात आप देखिए कि तारा तो हमारा सूर्य क्या करता है, हमारे अंधकार को दूर ढकेल देता है। तो बात समझिएगा मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सूरज भी हमारा एक तारा है, उसने अंधकार को दूर ढकेल दिया, लेकिन कविता के अनुसार लाखों तारे टिमटिम कर रहे हैं, अंधकार को दूर नहीं ढकेल पा रहे हैं। फिर एक चंदा अकेला अंधकार को दूर ढकेला। चंदा एनर्जी लाता कहाँ से, किसकी है, तारे की है। मतलब कि सूरज की एनर्जी कहाँ आ रही, चंदे तक आ रही, मतलब कि हमारे चंद्रमा तक आ रही। चंद्रमा फिर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमारे पृथ्वी पहुंचती है, ऐसा लगता है कि अंधकार दूर ढकेल गया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अंधकार को दूर ढकेलने का काम तारा मतलब सूर्य ही करता है। कहानी है, मतलब कविता है, उसको आप आनंद लीजिए, लेकिन वास्तविकता की परख भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया और तारे का निर्माण हो गया। अब तारा बन गया है तो सीधी बात है उसकी कुछ अवस्थाएं वगैरह भी आएंगी कि तारा बना है तो कहीं भी उसका अंत भी होना चाहिए। तो अंत कैसे होगा, सीधी बात है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं, अंत होगा कैसे। एक बड़े ही फेमस वैज्ञानिक है जिनका नाम है चंद्रशेखर काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है। इन्होंने चंद्रमा पर काफ़ी रिसर्च कर रखी है चंद्रशेखर। तो इन्होंने अपना एक एमएस दिया, मतलब कि अपनी एक यूनिट बताई जिसको उन्होंने बोला एमएस मतलब मास ऑफ सन। मतलब कि सूरज की अवस्था को लेकर के इन्होंने क्या बताया कि मास ऑफ सन के बारे में बताया कि ये क्या होता है, कि लिमिट इन्होंने दी, जिसको बोला गया 1.44 ms। 1.44 ms 1.44 ms मतलब कि ms मतलब मास ऑफ सन। जो 1.44 मतलब कि अगर जो कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, और उससे कम है तो उसमें क्या होगा। इन्होंने दो अवस्थाओं का जिक्र किया। 1.44 ms से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और 1.44 ms से ज़्यादा है तो क्या होगा, काला वामन बन जाएगा, ब्लैक डार्फ कह सकते हैं, बन जाएगा। तो इसको हमें देखना है कि आखिर ये कैसे कैसे बनते हैं। दरअसल जब कोई तारा होता है, तारा काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। अगर जो मैं मान लूँ कि हमारी पृथ्वी, या कहें कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के द्रव्यमान के बराबर अगर जो हो जाती तो उसमें भी जो इसके कण हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, इसमें से भी एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे कि जब आप बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति काफ़ी बड़ा है, और कहीं कहीं कहते हैं कि उसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आपको थोड़ी बहुत उसमें बृहस्पति में देखने को मिल सकती है। लघु सौरतंत्र तो उसको इसीलिए कहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जो बृहस्पति का 1.5 या 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाए बृहस्पति, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि उसमें से भी आपको एनर्जी दिखरी हुई मिल जाएगी। मतलब उसमें भी सीधी बात है जो पार्टिकल है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। इतना प्रेशर पड़ जाता है कि अगर मैं इसको पेन को इतना ज़्यादा प्रेशर डालूँ कि टूट जाए, तो मतलब कि वही बिल्कुल वो भी है कि हाइड्रोजन क्या होता है, टूटने लग जाता है तारे में। जब हाइड्रोजन टूटने लग जाता है तो सीधी बात है कि हाइड्रोजन टूटेगा तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसके आगे की कहानी क्या है। तो मैंने बताया 1.44 ms। मान लीजिए ये तारा है, ये तारे का द्रव्यमान मतलब कि सूर्य है। अगर जो सूर्य के द्रव्यमान का अगर जो कोई तारा 1.44 गुना ज़्यादा है, ms मतलब मास ऑफ सन से गुना ज़्यादा, इसी को चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं 1.44 ms। इससे गुना ज़्यादा है तो उसकी कंडीशन और, उससे गुना कम है तो इसकी कंडीशन कुछ और। मान लीजिए मैंने बताया कि अगर जो ये पेन है इसको मुझे खींचने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, लेकिन बल कितना है, मुझे सीधी बात है कि एक बल लगाना पड़ेगा। अगर जो ये बल इससे कम है तो ये पेन का कैप इससे नहीं निकलेगा, बल ज़्यादा है तो कैप निकल जाएगा। तो यही बिल्कुल कंडीशन इसमें बनती है कि आखिर दोनों की कंडीशन उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, कैसे उसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो देखते हैं, एक तरफ है लाल दानों, एक तरफ है, दोनों तरफ लाल दानों है। मतलब कि सीधी बात है जब हाइड्रोजन इसका हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हीलियम कार्बन में, कार्बन फिर फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। लाल दानों इसकी अवस्था ऐसी होती है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट तो होता रहता है, फिर सीधी बात है हीलियम इसके
बीच वाले हिस्से में हीलियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होती है इसकी एनर्जी क्या होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि विस्फोट कर सके, तो सीधे सीधे फिर श्वेत वामन बहुत तेज चमकेगा, फिर उसके बाद में काला वामन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब 1.44 ms से कम की स्थिति, मास ऑफ सन से कम की स्थिति है, तब ये कंडीशन बनती है लाल दानव, श्वेत वामन, फिर काला वामन, लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं कि विस्फोट कर सके। लेकिन जब 1.44 ms से जब ज़्यादा की लिमिट का जब कोई तारा होता है तो उसकी कंडीशन कुछ और बनती है। वो लाल दानों के बाद में देखें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी होती है, टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हीलियम गर्म होकर के कार्बन में और कार्बन गर्म होकर के लोहे में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी बात को समझिए, ये कोई तारा है और इसका हाइड्रोजन इसमें हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम में। लेकिन अगर जो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और इसका हीलियम में अगर बीच में क्रोड जो इसका है, इसमें अभी मैंने बताया हीलियम कार्बन में, कार्बन फेरस में, इसके अगर जो क्रोड में लोहा आ जाए, अगर इसके क्रोड में लोहा जम जाएगा तो क्या होगा, अगर जिसके क्रोड में लोहा जम जाएगा तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया चल रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुकेगी तब इसमें बहुत तेजी से विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट इतना तेज होगा कि इसकी बाहर की जो परत होगी वो क्या होगी, बिखर जाएगी। मतलब कि जिस तारे की जब इसकी बाहरी परत जब बिखर जाएगी उसमें जो विस्फोट होगा उसी को बोल दिया जाएगा सुपरनोवा विस्फोट। मतलब कि जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से जब ज़्यादा होता है तब 1.44 ms से ज़्यादा होने पर हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम कार्बन में, कार्बन लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, और लोहा जब उसके क्रोड में जम जाता है तो लोहा जब क्रोड में जमता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होने से तारे का जो बाहरी आवरण है वो क्या होता है, उखड़ के बाहर हो जाता है, और उससे एक विस्फोट इतनी तेजी से होता है कि उसको बोल दिया जाता है, क्या बोलेंगे, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में जब विस्फोट हो चुका तो बचेगा एक न्यूट्रॉन तारा, मतलब कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो कहलाता है न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा जब इतनी तेजी से चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकंड में अपने अक्ष पे 30 बार ग्राउंड मार जाता है। मतलब कि आप समझ लीजिए एक तारा अगर जो अपने अक्ष पे मतलब कि एक सेकंड में 30 बार राउंड कर जाए तो समझ लीजिए उसकी रफ्तार कितनी तेज होती है। पृथ्वी एक सेकंड में 30 बार घूम जाए, जो कितनी 24 घंटे में जो घूम रही है, अगर एक ही सेकंड में 30 बार घूम जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वही जब इतनी तेज़ी से घूमता है तो उसके अंदर से रेडियो तरंगे निकलना शुरू हो जाती हैं। इसकी खोज बताया, मतलब इसकी जो खोज कहें कि इसके बारे में जो जानकारी दी वो जोकलिन बेल ने दी थी 1967 में। तो न्यूट्रॉन तारे की संकल्पना किसने दी, जोकलिन बेल ने दी। और ये न्यूट्रॉन तारा ही क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है। पल्सर बाइक भी आती है, तो पल्सर क्या है, पल्सर न्यूट्रॉन तारे का एक रूप, उसको पल्सर बोलते हैं। खैर इसके बाद की भी कंडीशन बनती है जब ये तारा ब्लैक होल में बदल जाएगा, उसकी भी कहानी है कि कितने गुना सन का होना चाहिए जो ब्लैक होल में बदल जाए। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना कोई पसंद करता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो वीडियो बनाते हैं उसकी एवरेज टाइमिंग काफ़ी कम होती है। लोग ज़्यादा देखते नहीं, तो व्यूज़ वगैरह कुछ खास नहीं आते हैं और लोग उसको ज़्यादा देखते नहीं, इसलिए हम लोग की कोशिश रहती है कि बहुत लंबा वीडियो ना बने। इसलिए जो न्यूट्रॉन तारे की बाद की कहानी है, मतलब कि जो न्यूट्रॉन तारे के बाद की कहानी, मतलब वो ब्लैक होल कैसे बन जाता है तारा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और सुपरनोवा विस्फोट के बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें आपको इसमें बताएंगे कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे की क्या कहानी होती है और उसके बाद में ब्लैक होल कैसे बन जाता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। और मैं आगे की श्रृंखला में मैं बता दूँ क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको। खैर अभी मैं न्यूट्रॉन तारे के बाद ब्लैक होल की संकल्पना पे आपको बताऊंगा। ब्लैक होल के बाद हम सूर्य के ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सूर्य आखिर होता क्या है, सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने करेंगे कि प्रकाश मंडल उसका कौन सा है, कौन आभा मंडल, जो भी चीज़ें सूर्य के बारे में, उसका कोरोना के बारे में, इन सभी के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से, बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर कितना है, फ्रानोफर रेखाएँ क्या होती हैं, लव सौर, मतलब कि उसमें से जो रेडियो फेड आउट वगैरह जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में उतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस श्रृंखला को आप कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि ये आपको देखिए यूट्यूब सर्च मार डालिए, बहुत ही मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जो इस टॉपिक को छूने की कोशिश करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ना भी आए तो आपकी समझ होनी चाहिए कि तारे का निर्माण होता कैसे, हम जो चीज़ देखें उसके बारे में जानकारी जरूर रखें। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आती उसको भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी कि भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।